गुड इवनिंग एवरीवन। अपन जैसा कि पहले कायाकल्प में पूछे जाने वाले सामान्य तौर पर जो जो सवाल पूछे जाते हैं उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और ऐसे ही आगे अपन इसी के क्रम में अगले सेशन पे पहुंच गए हैं। आज का क्लास थोड़ा सा सवाल कम करेंगे। काफी कुछ सवाल कवर कर चुके हैं हम लोग, और कुछ सवाल इसके बाद में अपन लक्ष्य के और एनक्वास के और इन सब के भी, जैसे बफर स्टॉक वगैरह है, वो सब का लक्ष्य में कायाकल्प में के दौरान नहीं पूछे जाते, लेकिन वो उसके लिए अलग से इसी में ऐड कर देंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो जैसा कि आगे अपन हमेशा देखते हैं, जैसे एक्सरे फिल्म को फिक्सर एंड डेवलपर का डिस्पोजल के लिए बारे में बात करते हैं। जहाँ पर अभी अपना डिजिटल एक्सरे वगैरह आ गए हैं, वहाँ पर के पे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पर पुराने तरीके से डेवलपर और फिक्सर के सहारे एक्सरे किया जाता है। वहीं पर अकेले डेवलपर फिक्सर को डिस्पोज करने का तरीका और उसके अलावा लैब रीजेंट को डिस्पोज करने का तरीका वो लोग पूछते हैं। ऐसे सर, जैसे पुराना कुछ समय पहले की बात करें, जब अपने पास ये अपना डिजिटल एक्सरे नहीं थे, तो फिर सबसे ज्यादा मेन सवाल इसमें यहाँ पर एक्सरे के बारे में यही होता था, एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर। तो हम जैसे डेवलपर और फिक्सर की बात करें, तो डेवलपर को यहाँ पर किसी भी प्रकार से हमें डायरेक्टली ड्रेन में, म्यूनिसिपैलिटी ड्रेन में नहीं बहाना है। उसको ट्रीटमेंट करने के बाद में ही बहाना है। आपको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट, जैसे अपन ने पहले देखा था, 1% हाइपो 1 से 2% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में उसको हम 20 मिनट के लिए मिला के छोड़ देंगे 1:5 के रेशियो में। और उसके बाद में 20 मिनट के बाद में आप उसको डिस्पोज करते हैं। ये तो हो गया डेवलपर का डिस्पोजल। और उसको फिर डिस्पोज आप फिर डिसइंफेक्ट अगर आपने कर दिया है, तो फिर आप नालियों में उसको जनरल म्यूनिसिपालिटी के ड्रेन में आप बहा सकते हैं। और इसके बाद में दूसरा आता है फिक्सर का डिस्पोजल। फिक्सर को जो है, फिक्सर ऐसा होता है कि वो उसको डिस्पोज नहीं करना है, उसको कलेक्ट करके रखना है। और उसके अंदर जो फ्री सिल्वर, उसमें जैसे फिल्म के वो अंदर से सिल्वर निकलता है, वो उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, और ऑथराइज्ड एजेंसी को वो रिसाइकल के लिए हमें बेच देना होता है। उससे आपका इनकम भी होगा और संस्था को मतलब उसका दुरुपयोग भी नहीं होगा, और उसमें संस्था को एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी मिलेगा। तो डेवलपर को डिस्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेवलपर में हम 1% या 2%, 1 से 2% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को 20 मिनट के लिए डिप करके डुबा देंगे, मिला देंगे 1:5 के रेशियो में। और उसके बाद में उसको ड्रेन में, म्युनिसिपैलिटी ड्रेन में डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद में फिक्सर को क्या करेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, और उसके बाद में उसको ऑथराइज एजेंसी को हमें रिसाइकलिंग के लिए वापस भेज देना है। इसके बाद में कुछ चीजें आती हैं, जैसे रेडियोलॉजिकल वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू द डिगमिशन या कंडमनेशन ऑफ द एक्सरे मशीन। आपके एक्सरे मशीन होगी, या ओपीजी होगा, या सीआर्म होगा, इनका जैसे ही डिस्पोजल होगा, आपने कंडम कर दिया इन लोग इनको, इनका फंक्शनिंग खत्म हो गया, खराब हो गई, और उसके बाद में आपने इसको कंडम कर दिया, तो उनका डिस्पोजल जो है एईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च अथॉरिटी, मतलब एईआरबी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें करना चाहिए। ऐसे ही हर किसी को हम उसको नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड लैब रिएजेंट। लैब रिएजेंट के अंदर अगर हमें डिसइंफेक्शन करना है, तो ये हमें हर एक चीज के ऊपर, जैसे अपन अपन पहले भी देख चुके हैं कि साइडेक्स सॉल्यूशन का डिस्पोजल भी करना है, तो ऐसे डिसइंफेक्टेंट भी कुछ होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं। आप उसको डायरेक्ट डिस्पोज करेंगे तो इन्वायरमेंट में वो प्रदूषण फैलाएंगे और इसलिए हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उनका अगर आपको डिस्पोज करना है, और द डिसइंफेक्टेंट एंड लैब रिएजेंट, जो जो लैब रिएजेंट है और डिसइंफेक्टेंट है, उसके ऊपर आपका मैन्युफैक्चरर जो है उसको डिस्पोज करने का तरीका भी देता है। इसलिए मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग उसके ऊपर लिखा रहेगा डिस्पोज कैसे किया जाना है, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाना है। उसको एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, और उसके अनुसार ही आपको उसको न्यूट्रलाइज करके डिस्पोज करना है। ये दो चीजों के बारे में बात हो रही है, डिसइंफेक्टेंट के लिए और लैब रिएजेंट के लिए। लैब के अंदर जो भी आप रिएजेंट यूज करते हैं उसको डिस्पोज कैसे करना है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे, उसी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के ही आपको डिस्पोज करना है। डायरेक्टली नालियों में नहीं बहाना है, और डायरेक्टली ड्रेन में नहीं बहाना है। ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पर भी वही सही चीजें हैं कि डायरेक्ट आप म्यूनिसिपालिटी वेस्ट में आप नहीं डाल सकते हैं, और जमीन पर बाहर डायरेक्टली नहीं फेंक सकते हैं।
आगे सचा वेस्ट है प्री ट्रीटेड पेस्ट फैसिलिटी मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, सब कुछ इसमें यही है कि मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वो अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है किसी चीज़ को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से किया जाए, हो सकता है किसी को अपने को ग्लाइसिन से या साइक्लोन से लाइसोल से किया जाए। तो अलग-अलग चीज़ों के लिए न्यूट्रलाइज़ करने का तरीका अलग हो सकता है। सबसे सही रहेगा कि आप मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लें। यहाँ पर हमने देखा डेवलपर फिक्सर को डिस्पोज़ करने का तरीका और रेडियो एक्टिव वेस्ट को मैनेज करने का तरीका और डिसइन्फेक्टेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि साइडेक्स सॉल्यूशन हो गया और उसके बाद में लैब रिएजेंट हो गए, उसको डिस्पोज़ करने का तरीका हमने देखा है। ठीक है? इसके बाद सामान्य एक क्वेश्चन आता है जनरल वेस्ट को आप कैसे अगला क्वेश्चन 26 है। इसको हॉस्पिटल में जनरेट होने वाले सामान्य कचरे को जनरल वेस्ट को आप कैसे मैनेज करते हैं? एक ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो हम जो जनरली देखते हैं तो सूखा कचरा, गीला कचरा सामान्य भाषा में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और गीले कचरे में जो है ग्रीन वाले बकेट में डालते हैं जिस पे स्वच्छ भारत का निशान बना होता है और जो ब्लू वाला डस्टबिन होता है जो स्वच्छ भारत का निशान वाला जो बाहर रखा रहता है उसमें हम क्या करेंगे सूखा कचरा डालते हैं। वो जनरल टर्म्स में हम जहाँ सामान्य भाषा में बोलते हैं उसी को अगर हम इस तरह से ओरिजिनल उसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऐसा होता है जनरल वेस्ट जो सॉलिड जनरेट होगा, सामान्य वेस्ट सामान्य कचरा जो रहेगा वो दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक होता है बायोडिग्रेडेबल। मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन आ जाएगा, जिसको बैक्टीरिया वायरस जो है डिकम्पोज करके खाद नहीं बना सकते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी नॉन बायोडिग्रेडेबल में, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, रैपर हो गया, उन सारी चीज़ों को वो आ जाएगा अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल में। और बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाएगा? बायोडिग्रेडेबल हो जाएँगे ऐसे हर एक पदार्थ जिसको बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज़ करके उससे खाद बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएँगी हमारी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। तो इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो रहेगा वो नीले वाले डस्टबिन में जाएगा, सूखा कचरा इसी को बोलते हैं और बायोडिग्रेडेबल जो रहेगा वो हरे वाले डस्टबिन में जाएगा और उसको गीला कचरा हम इसी को बोलते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल या सूखा कचरा जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, नॉन कंबस्टिबल जिसको नहीं जलाया जा सकता और कंबस्टिबल जिसको जलाया जा सकता है। जैसे पैकेजिंग मटेरियल या पेपर या पॉलीथीन और ये कंबस्टिबल में ग्लास या मेटल हो सकता है। अब मैं इसको ग्लास और मेटल को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये आप ये मत सोचो कि ये बायोमेडिकल वेस्ट में भी ग्लास और मेटल को हम ब्लू और रेड में डाल रहे थे ना, तो हो सकता है जनरल वेस्ट में भी तो ग्लास और मेटल हो सकता है, घर में से भी तो कोई चीज़ें ग्लास की निकल सकती है, काँच की निकल सकती हैं। ये उस वाले ग्लास में और मेटल की बात हो रही है। इसका बायोमेडिकल वेस्ट से कोई संबंध नहीं है। अभी हम जनरल वेस्ट पढ़ रहे हैं, घरेलू कचरे के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बायोमेडिकल वेस्ट वाले ग्लास और मेटल को यहाँ पर आप मिक्स नहीं करें, कृपया करके, ठीक है? और इसके आगे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल गीला कचरे की बात हो रही है। गीला कचरे को सीधा बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, इसको वर्मी कंपोस्ट में या फिर कंपोस्ट पिट में हम डाल देते हैं, ठीक है? यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि कन्फ्यूज़न पैदा हो गया हो उस वाले बीएमडब्ल्यू वाले जो अपन ने डस्टबिन पड़े हैं उसमें और इसमें कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं पैदा हो गया? किसी को कुछ डाउट हो रहा है क्या? आई थिंक नहीं हो रहा है। तो मैं फिर से एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ। आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? मुझे ऐसा लगता मैं बार-बार पूछता हूँ कि आपको कुछ डाउट नहीं होता क्या? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। तो कोई सवाल नहीं है क्या? सभी हैंड रेज़ किया है, कोई सवाल है क्या? नहीं है। किसी को कुछ डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करिए आप यहीं बीच में रोक के, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेवलपर फिक्सर को डिस्पोज़ कैसे करते हैं वो, लैब रिएजेंट को, डिसइन्फेक्टेंट को कैसे डिस्पोज़ करते हैं वो। इसके बाद में आप हाँ, यहाँ पर जो अपन ने बार-बार साइडेक्स की बात करी है, साइडेक्स के मैन्युफैक्चरर अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग कंपनियाँ हो सकती हैं, तो आप एक बार उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। अगर उसमें जो भी लिखा रहेगा उसी के अनुसार आप उसको
डिस्पोज करें, ठीक है। अब यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात अपन ने करी, दूसरी कि जनरल वेस्ट की बात हो रही है, ये बायोमेडिकल वेस्ट का कचरा नहीं है। ज्यादा कंफ्यूजन हो तो यहाँ से आगे बिल्कुल मत पढ़िए। केवल जनरल वेस्ट को दो ही भागों में बांटा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी सूखा कचरा, और बायोडिग्रेडेबल मतलब गीला कचरा। इसके आगे आपको कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछने वाला, इसलिए हम केवल ये याद रखेंगे जनरल वेस्ट जो है गीला कचरा, सूखा कचरा और गीला कचरा। और बायोडिग्रेडेबल वाले को हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट पिट में डालते हैं। जो गीला कचरा होता है उसको कंपोस्ट पिट में डालते हैं, और जो सूखा कचरा होता है वो उसको हम म्युनिसिपैलिटी वालों को दे देते हैं, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपोस्ट पिट क्या होता है, कंपोस्ट पिट कैसे काम करता है? तो दो टैंक का ये सिस्टम होता है। ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, यहाँ पे दो टैंक बने हुए होते हैं। एक इसका पूरा जो एक टैंक का पूरा डायमेंशन 1 मीटर ये लंबा रहेगा, 1 मीटर चौड़ा रहेगा, और 1 मीटर ही ये गहरा रहेगा। एक टैंक का है, और ऐसे ही एक और टैंक 1 मीटर लंबा रहेगा, 1 मीटर चौड़ा रहेगा, और 1 मीटर ये गहरा रहेगा, ठीक। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का ये होता है, और इसको ऊपर ज्यादातर हम लोग शेड वेड लगा के रखते हैं, ताकि जो खाद आप बनाने वाले हैं या कंपोस्ट पिट में जो भी प्रोडक्ट निकलने वाला है उस वो सेफ रहे, और बारिश वारिश से उसको खराब ना हो, इसलिए अब उसको कम ये कवर रहे तो ज्यादा सही रहेगा। टू टैंक का सिस्टम होता है, बीच में इक्वली डिवाइड करते हैं, बीच वाली दीवार से हम इक्वली डिवाइड करते हैं। आधे समय हम इसको यूज करते हैं, उसके बाद आधे समय हम इसको यूज करते हैं। फिर इसको अपन एक सिंपल सा उससे मैं समझा देते हैं कि सबसे पहले अपन जो किचन का या बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट होता है, गीला कचरा जो होता है, किचन से जो भी वेस्ट निकल रहा होता है, उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। एक लेयर बनाएंगे सबसे पहले उसी की जो भी वेस्ट निकल रहा है उसकी एक लेयर, जब भी 15 से 20 सेंटीमीटर की लेयर अगर बन गई है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे ही वो लेयर बन जाएगी, हमें समझ में आ गया कि 15-20 सेंटीमीटर का कचरा उसमें एक वाले टैंक में इकट्ठा हो गया है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा-सा मिट्टी डाल देंगे, और मिट्टी डालने के बाद में पानी डाल देंगे। तो वो एक पेस्ट टाइप का, कीचड़ टाइप का बन जाएगा, और उसको वहाँ पे छोड़ देंगे। फिर एक जब फिर अपन उसका ही उपयोग फिर से शुरू कर देंगे। फिर दोबारा से 15 से 20 सेंटीमीटर का सूखा घास, आपका गार्डन में जो भी घास वगैरह या टहनियाँ वगैरह या जो भी पेड़ के प्रोडक्ट हैं वो निकल रहे हैं, वो आप इसमें डाल सकते हैं। किचन से का जो वेस्ट निकल रहा है, फल के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, ये सारी चीजें, बचा हुआ खाना हो गया, ये सारी चीजें अगर निकल रही हैं वो आप इसी में डाल सकते हैं। वो आप इसमें डाल के जैसे ही 15-20 सेंटीमीटर का उसमें वो लेयर बन जाएगी, अगली लेयर, पहले एक नीचे लेयर बनाई, फिर एक लेयर हमने मिट्टी की बनाई, फिर दूसरी लेयर जब आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर की फिर से बन जाएगी, तो फिर आप उसमें हल्की सी मिट्टी का लेयर डाल देंगे, और फिर पानी से उसको छिड़काव कर देंगे, जिससे कि वही मड टाइप का, कीचड़ टाइप का एरिया, वो पेस्ट बन जाए वहां पर, ठीक है। फिर जब ये यही प्रक्रिया तब तक हम दोहराते रहेंगे जब तक कि ये पहला वाला टैंक, ये वाला टैंक जो है 3/4 ना भर जाए, 3/4 ना भर जाए, मतलब फुल नहीं भरना है, फुल से थोड़ा सा कम। 3/4 जब भर जाएगा तो आप इसको ढक देंगे, और इसको कवर करके छोड़ देंगे। अब आप इसको यूज करेंगे दूसरे वाले को। जब ये 3/4 भर जाएगा, तब तक इसका अलग का मटेरियल जो है वो खाद बन चुका होगा। इसको खाली करवा के आप गार्डन में यूज कर सकते हैं, खेत में यूज कर सकते हैं। बड़ा अस्पताल होगा, बहुत सारा जनरल वेस्ट निकलता है, तो वहां से आप किसी किसानों को बेच भी सकते हैं। तो यहाँ से जो भी खाद निकलेगा उसका सही उपयोग अपन करेंगे। फिर जब ये खाली हो जाएगा, तब तक ये भर जाएगा। तो फिर जब ये भर जाएगा तो हम इसको कवर कर देंगे, फिर इसका यूज करेंगे। ऐसे अल्टरनेट करके एक-एक करके इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 3 मतलब 1 बाय 1 बाय 1 का एक टैंक होता है। 15 से 20 सेंटीमीटर का अपन ने जनरल वेस्ट डालते हैं। जनरल वेस्ट में कौन-सा वाला? गीला कचरा वाला। 15-20 सेंटीमीटर का जैसे ही वो लेयर बन जाता है, उसके बाद में एक मिट्टी की लेयर चढ़ा देते हैं, हल्का पानी छिड़क देते हैं, जिससे वहाँ पर बैक्टीरिया को पनपने के लिए और डिकम्पोज करने के लिए सही एनवायरनमेंट मिल जाए। और जब वो उसको दूसरा लेयर बन जाएगा, कीचड़ टाइप का पेस्ट बन जाएगा, फिर अगली लेयर हम काय की डालेंगे, जनरल वेस्ट की। ये एक दिन नहीं होगा, 2-3 जैसे 2-3 दिन का कचरा इकट्ठा होगा तो 15-20 दिन की लेयर एक बन जाएगी, फिर मिट्टी डाल दो। तो अपने वो जितना उपयूज होता है उसके अनुसार वो चलता रहेगा। इसी के अंदर दूसरा आता है वर्मी कंपोस्ट। इसी
वाले टैंक को सेम कंपोस्ट पिट के स्ट्रक्चर को यदि हम इसके वॉल को पूरों को चारों तरफ से अंदर की तरफ से काय से कवर कर दे, इसी में अर्थवॉर्म डाल दे, केचुए, अगर केचुए अर्थवॉर्म को बोलते हैं, उसकी कुछ स्पीसीज कुछ प्रजातियों की केचुओं को अगर आपने उसमें छोड़ दिया तो वो वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। जो खाद बनेगी वो ज्यादा उपजाऊ रहेगी, उसमें नाइट्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा रहेगा और उसमें खाद जल्दी भी बनेगी। 2 महीने के अंदर 6 से 8 हफ्ते, 2 महीने होता है, 6 से 8 हफ्तों के अंदर वो खाद बन जाएगी। तो आप उसको वर्मी कंपोस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। सिंपल जो पहले वाला जो हमारा ये कंपोस्ट पिट है उसी में केवल एक ही चेंज करना रहेगा यहाँ पर कि वर्मी कंपोस्ट की अंदर की वाली लेयर जो होती है वो आपको ऐसे मटेरियल से बनानी पड़ेगी, ये जैसे ये वाला है। प्रेफरली पिट शुड बी लाइंड बाय द ग्रेनाइट, अंदर की तरफ से आपको ग्रेनाइट से बनाना पड़ेगा या फिर उसको प्लास्टर करना पड़ेगा, जिससे कि अंदर का नाइट्राइट का प्रोड्यूशन, अंदर काफी ज्यादा नाइट्राइट कंटेंट होगा और वो बाहर के जनरल ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट ना कर पाए, इसलिए वहां से लीक होके नीचे के ग्राउंड वाटर को पॉल्यूशन ना फैला पाए। इसलिए हम लोग अंदर के ये वाले टैंक के जैसे इसमें दिख रहा है, यहाँ तो कच्चे उसका बना दिया है, यहाँ से पानी लीक कर सकता है ना, तो ये कंपोस्ट पिट हो गया। अभी अगर अंदर वाले लेयर को इसको प्लास्टर कर दिया जाए या फिर अंदर ग्रेनाइट लगा दिया जाए और वो वाटर प्रूफ बना दिया जाए तो फिर अपन उसको क्या कहेंगे, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। वर्मी कंपोस्ट में और इस नॉर्मल कंपोस्ट पिट में केवल एक ही दो ही अंतर होते हैं। एक में वर्मी कंपोस्ट में हम केचुओं को की एक कुछ प्रजातियों को छोड़ देते हैं और अंदर की लेयर को इसे ग्रेनाइट से बना देते हैं या प्लास्टर कर देते हैं, मतलब वाटरप्रूफ बना देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पे पाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं। बस 2 क्वेश्चन और है, आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लगभग आधा 15-20 मिनट और, इससे ज्यादा नहीं। अगला होता है, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, ईटीपी और एसटीपी क्या होता है और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं। ये पहले क्वेश्चन नंबर शायद 16 था, वो उसमें एक शॉर्ट में बताया था। जो अपना लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक हम लोगों ने जो जुगाड़ बनाया हुआ है, मतलब जुगाड़ नहीं कहेंगे, वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका ही है, उसी को हम डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो ईटीपी एसटीपी क्या होता है और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को डिसइंफेक्ट, लिक्विड वेस्ट को डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं, तो ये वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और इवन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सवाल ही नहीं पूछेगा, वो आपसे, आपको असेसर जो है आपसे आपके लिक्विड जो ईटीपी प्लांट का एक कॉपी रिप्लिका बनाया हुआ है अपन ने आपके यहाँ पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक जो प्लांट बनाया हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिएगा कि वो चालू हालत में रहे और उसको आप प्रॉपर यूज करें। कई जगह पे मैंने देखा है कि जहाँ उसका जो मेन मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा होता है। कई सारे जगह पे देखा कि वहां पानी आ ही नहीं रहा है, सीधा पानी ड्रेन में जा रहा है और वहां पर केवल टंकी बना के रखी हुई है, उसमें कनेक्शन है ही नहीं है। दूसरा, बना बिल्कुल रहे हैं लेकिन उसमें आप हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन ही नहीं मिला रहे हैं, बह के दूध पूरा जा रहा है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आप हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन नहीं मिला रहे हैं। इवन हम केवल जब ढक्कन खोल के देखते हैं उस समय पे समझ में आ जाता है, उसका ढक्कन खोल के पे कि अंदर अगर काई लगी हुई है, खूब गंदा सा हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप इसको डिसइंफेक्ट कर ही नहीं रहे हैं ये लोग। उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं मिला रहे, अपने को जो हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का वो मिलाना है वो नहीं मिलाया जा रहा है, वो आराम से देख के समझ में आ जाता है ना। तो अब अपन इसके बारे में देखते हैं कि लिक्विड वेस्ट हॉस्पिटल से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है उसको प्री ट्रीट कैसे किया जाता है, उसको मैनेजमेंट का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो लिक्विड वेस्ट जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट डायरेक्टली इनटू म्युनिसिपैलिटी वेस्ट में हमें नहीं डालना चाहिए, जिस नहीं तो उससे क्या खतरा होगा, अगर आप अस्पताल से जो भी लिक्विड वेस्ट निकलेगा वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड रहेगा, इन्फेक्टेड कंडीशन में रहेगा और उसको अगर आपने जनरल बाहर कहीं फैला दिया, बाहर फेंक दिया या नालियों में बहा दिया तो उससे जनरल पब्लिक में बहुत इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहेगा, नीचे के वाटर रिसोर्सेज उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जिससे अगर लोगों के पानी पीने का से और बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है, उसको पहले डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, मतलब उसके इन्फेक्शन को कम करना पड़ता है। लिक्विड वेस्ट में हम किस प्रकार के लिक्विड वेस्ट निकलते हैं, डिस्कार्डेड सैंपल निकल सकते हैं, आपने लैब के अंदर से यूरिन का सैंपल हो सकता है, ब्लड का सैंपल हो सकता है,
वो होगा ब्लड आ सकता है, ब्लड इसमें लिक्विड वेस्ट में आ जाएगा। बॉडी फ्लूइड का एस्पिरेटेड फ्लूइड हो सकता है, जो सक्शन वगैरह में के अंदर से निकलेगा, लिक्विड डिस्चार्ज फॉर लेबोरेटरी ये सब हो सकता है। केमिकल वेस्ट हो सकते हैं, जैसे कोई डिसइंफेक्टेंट या क्लीनिंग मटेरियल। फिर इन्फेक्टेड सीक्रीशंस हो सकते हैं। फिर हाउस कीपिंग मटेरियल्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी लिक्विड वेस्ट के तौर पर अस्पतालों से निकलेंगी। अब इसको डिसइंफेक्ट कैसे किया जाता है? Infectious liquid waste generated from the hospital like blood, fluid, body secretion, etc. disinfected by 1 से 2% hypochlorite solution minimize the contact time of 30 minutes। तो सॉरी, मैंने 20 बोल दिया था, यहाँ 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स ही याद रखेंगे। अभी मैं पहले 20 बोल दिया था, वो गलत था, ये सही है। ठीक, तो जो भी लिक्विड वेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, 1 से 2% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में कम से कम 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हम उसको रख के रखेंगे। और उसके बाद में जब भी वो आधा घंटा हो जाएगा, उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे जनरल म्युनिसिपैलिटी वेस्ट में। जैसे अभी पर ने डेवलपर वाला देखा था, डेवलपर को भी आप कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे? डेवलपर क्या हो गया, हमारे यहाँ से एक लिक्विड वेस्ट हो गया, उसको आप क्या करेंगे, 1 से 2% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में मिला देंगे। कितना मिलाएंगे? 1:5 में। एक हिस्सा रहेगा इसका हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का, और 5 हिस्से रहेंगे आपके वो लिक्विड वेस्ट के। नहीं समझ में आया? तो 25 लीटर में 20 लीटर आपका 4 हिस्से हो गए, 20 लीटर अगर आपका क्या हो गया, वो आपका लिक्विड वेस्ट हो गया, तो आप उसमें 5 लीटर हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन मिलाएंगे 1%। अब ठीक है, ये अभी शायद क्लियर हुआ होगा कि 4 हिस्से अपने हो गए उसके, और एक हिस्सा हमारा हो गया। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है सीएमएचओ साहब का, मैं अभी वापस से कंटिन्यू करता हूँ। सॉरी। तो हम यहाँ पर कहाँ कहाँ थे हम? डिसइंफेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट। यहाँ पर क्या करते हैं, एक हिस्सा हम मिलाते हैं हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का, 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का, और 4 हिस्से हम मिलाते हैं लिक्विड वेस्ट में के, मतलब लिक्विड वेस्ट में के 4 गुण, उसमें हम एक हिस्सा इसका मिला देंगे। अभी और समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। दूसरा, डिसइंफेक्टेंट और लेबोरेटरी रिएजेंट को हम कैसे वो करेंगे, डिस्पोज करेंगे एज पर द मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन। हर जगह यही लिखा हुआ है, तो आप एज पर द मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन ही करेंगे। एज अ लिक्विड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल नीड टू अप्रोप्रिएट ट्रीटेड इन द इन हाउस बिफोर डिस्पोज ऑफ। मतलब आपको नालियों में बहाने से पहले पहले ट्रीट करना पड़ेगा। ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है? आपका लेबर रूम में आपको लगाना चाहिए, और अगर इसके बाद में ओटी में लगाना चाहिए, आपके लैब में लगाना चाहिए, और जहाँ हर एक जगह पे जहाँ पर आपके इंस्ट्रूमेंट की प्रोसेसिंग हो रही हो, जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट का वॉशिंग कर रहे हो, जहाँ पे ब्लड का माइनर ओटी भी हो सकता है, वो वहाँ जहाँ भी आप कोई भी इक्विपमेंट का, जहाँ जिस जगह पे ब्लड से सने हुए इक्विपमेंट वगैरह को आप प्रोसेस कर रहे हैं या हैंड वॉश कर रहे हैं, जिस भी जगह से इन्फेक्टेड लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, वहां पर अपने को एक लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। आइडियली तो क्या होना चाहिए, इन द रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे क्या होना चाहिए, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? ईटीपी बोलते हैं अपन उसको, कि बड़ा एक प्लांट होता है जो कि इन्फेक्टेड वेस्ट मटेरियल लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करता है, उसके सारे इन्फेक्शन को खत्म कर देता है, उसके बाद में उसके पानी को दोबारा यूज करने लायक या फिर बना देता है। जैसे अपन ने ईटीपी से जो पानी निकलता है उसको आप पेड़ में डालने के यूज में ले सकते हैं, आप फ्लश में आप यूज कर सकते हैं उसको। तो कुछ हद तक उसको रीयूज करने लायक वो बना देता है। तो बड़े अस्पतालों में तो ईटीपी प्लांट चाहिए चाहिए। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी और ईटीपी अलग होता है। इन्फेक्टेड वेस्ट ईटीपी में ट्रीट किया जाता है, और सीवेज का ट्रीटमेंट एसटीपी में किया जाता है। ये दोनों अगर हमारे पास आइडियली होना चाहिए बड़े अस्पताल अगर हैं तो। और अगर छोटा अस्पताल है और इन दोनों की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ईटीपी और एसटीपी की, तो फिर हम क्या करेंगे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक ये मॉडल है,
एक सेकंड, ये मॉडल है प्रपोज्ड डिसइंफेक्शन ऑफ लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर। हमने ये एक मॉडल बनाया हुआ है, इसी गाइडलाइन में जैसा बनाया हुआ था, इसी को समझ लेते हैं। 2-3 बार देख चुके हैं वैसे। ये जो अपना हो गया सिंक हो गया, ये यहाँ पर सिंक है, यहाँ पे ये इसमें दिख रहा है, ठीक है? यहाँ से पानी, यहाँ पे आप लीजिए जैसे लैब का ही ल नज़र आ रहा है ये शायद ये। तो यहाँ से लैब का रिएजेंट वगैरह ये यहाँ डालेंगे, यहाँ से ये बह जाके इस जगह से जाके इस वाले टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये यहाँ से जैसे इस वाले फ़ोटो में देखें, यहाँ से बह के इसमें ये इकट्ठा हो जाएगा। ये वाला टैंक 25 लीटर का है, जो ये ब्लू वाला है, यहाँ पर 25 लीटर का है। जब ये 20 लीटर तक भर जाएगा, है ना? अब देखिए, यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये यहाँ तक भी होना चाहिए 25 लीटर, है ना? ऊपर वाले स्पेस को तो हम यूज़ कर ही नहीं रहे, इधर तो वेस्ट भर ही नहीं रहा, तो यहाँ तक 25 लीटर होना चाहिए। तो जब ये 20 लीटर हो जाए लगभग-लगभग, तो आप ऊपर 5 लीटर का आपने सॉल्यूशन 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन बना के रखा है, ये वाला टैप खोल देंगे, यहाँ से इसमें जाके इकट्ठा हो जाएगा। जब ये वाले यहाँ से तो पानी इकट्ठा हो ही रहा है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाल्व, एक वाल्व लगा हुआ है, ये यहाँ एक नीचे पाइप दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको विजुअलाइज़ हो रहा होगा मेरे कर्सर के पास से, यहाँ से एक पाइप गया हुआ है। अच्छा हाँ, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे को 4-5 कमेंट ऐसे आए हैं कि आपके वीडियो में विजुअलाइज़ेशन का एक प्रॉब्लम है। तो विजुअलाइज़ेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मैं छोटा वीडियो बना के डाल दूँगा, मेरे स्क्रीन शेयर का स्क्रीन वीडियो बना के डाल दूँगा। आप उसके सेटिंग्स में जाइए यूट्यूब के, और ऊपर से सेटिंग में जाके ऑटो वीडियो क्वालिटी में ऑटो पे क्लिक होगा आपका, ऑटो में इसका डिस्प्ले ठीक नहीं दिखेगा, जो मेरा अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप ऑटो की जगह पे उसको 1080 पिक्सेल्स पे कर लीजिए, तो इसका पूरा आपको विजुअलाइज़ेशन एकदम क्लियर दिखने लगेगा, इवन आपको ये सब पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है? ये मेरे 2-3 कमेंट देखे, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक छोटा वीडियो मैं अपने स्क्रीन का बना के ये इसको शेयर भी कर दूँगा। तो अ, अब अपन वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि यहाँ से पूरा ये लिक्विड वेस्ट इकट्ठा हो गया, लिक्विड वेस्ट यहाँ से बह के जा रहा है, ये आके यहाँ पे इस वाले टैंक में इकट्ठा हो रहा है। ये वाला टैंक ये वाला है 25 लीटर का। अब इस जगह पे नीचे एक वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला वाल्व यहाँ लगा हुआ है, ये वाल्व बंद रहेगा। ये बंद रहेगा तभी तो इसमें पानी इकट्ठा होगा। ये वाला बंद, यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है इसको बंद रखेंगे तो यहाँ पे पानी लिक्विड इकट्ठा होता रहेगा। जब ये इस लेवल पे पहुँच जाए कि 20 लीटर हो गया लगभग 20 लीटर हो गया है, तो 20 लीटर के अंदर हम इसमें 5 लीटर को ऊपर टैंक बना के रखा है, उसमें 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन हम पहले से बना के रखेंगे, और इसके बाद में ये वाला वाल्व खोल देंगे तो यहाँ से इकट्ठा होके इसमें गिर जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा मिक्स हो जाएगा। अब जब मिक्स हो जाएगा तो आप उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दो, आधे घंटे से ज़्यादा, ठीक है? आधे घंटे से कम नहीं, 30 मिनट से ज़्यादा आप कितना भी रख सकते हो, 1 घंटे भी छोड़ सकते हो, 2-4 बैक्टीरिया ज़्यादा ही मरेंगे, कम नहीं मरेंगे, ठीक है? तो 30 मिनट से ज़्यादा आप इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, और जैसे ही 30 मिनट हो जाए फिर ये वाला वाल्व कर दीजिए, तो ये डिसइन्फेक्टेड मटीरियल लिक्विड वेस्ट जो है यहाँ से निकल के जनरल वेस्ट में चले जाएगा, ओह सॉरी, जनरल म्युनिसिपैलिटी वाले ड्रेन एरिया में चला जाएगा। तो और कई जगह क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस वाले टैंक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी लगता है कि कभी-कभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जब ये भर जाए, तो ऊपर वाला ये ढक्कन खोलो और ढक्कन खोल के ऊपर से वैसे ही डाल दो 5 लीटर 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन। फालतू में ये टैंक बना के ज़बरदस्ती रख दिया ऊपर। इसका ढक्कन खोल के सीधे भी तो डाल सकते हैं। तो आप अपने यहाँ सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। मैं मतलब ये तो एक ऐसे ही नॉर्मली बात बता। एक्चुअल में सर, हाँ, हाँ इशरत। हाँ सर, मैम इसमें बोल रही थी मार्किंग कराने के लिए, मार्किंग करा देंगे पर ये विजुअल नहीं है तो अपन को पता कैसे चलेगा कि ये मार्किंग के अकॉर्डिंग है, भर गया है। ये होना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं भी होता है तो आप उसको अंदर से मार्किंग भी कर सकते थे। अब कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें वही सॉल्यूशन। मैं बोल रही हूँ सर ना कि अब अगर वो पूछेंगे तो अपन तो यही बोल सकते हैं ना कि हम लोग जैसे 4 बजते हैं तो हाँ, अपना जितना भी भरता है उसके अकॉर्डिंग खोल देते हैं 1% सोल्यूशन को। बीच-बीच में भी खोल के देख लेते हैं। लगभग अगर पता चला कि 4 बजे तक ज़्यादा यूज़ हो गया, उस दिन पेशेंट ज़्यादा था, मंडे का दिन था, खूब भीड़ थी, हाँ
और बहुत ज्यादा हाँ, लिक्विड मतलब वही सर कि हो गया। बीच-बीच में खोल के देख लेंगे। हाँ, तो सही जवाब ये रहेगा कि हम इसको यहाँ आधे तक भरते हैं, बीच-बीच में जी खोल सर। के देख लेते हैं, एक आइडिया लग जाता है, आधे तक भरता है, तो आधे तक जब भर जाता है, हम उसमें इतना 2-3 लीटर जितना सॉल्यूशन अपने को 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन जितना वो भरा है नीचे, आधा भरा है, उसमें क्या उसका 1/4 ले में वो मिला देते हैं 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, है ना? वो ज़्यादा सही ओके रहेगा। सर। हाँ मार्किंग सर, ठीक होना है। चाहिए वैसे ग्लव्स व्लव्स पहन के, और जब ये खाली रहे उस अवस्था में उसको मार्किंग करवा के रख लो, यहाँ तक 1 लीटर होगा, यहाँ तक 2 मिलीलीटर होगा। वो परमानेंट मार्कर से करवा दो, उसमें क्या है, वो भी ईज़ी तरीका है। तो सर फिर अपन को खोल के ही तो देखना पड़ेगा कि वो आया कहाँ हाँ, तक है। वो बात अलग है, वो सही बात है, ये भी हो सकता है कि ये भी टैंक इसीलिए लगाया हो ताकि हमें इसको बार-बार खोलना ना पड़े, इन्फेक्शन इधर-उधर बाहर ना फैले। बिल्कुल ये संभव है कि ये इसीलिए लगाया हो ऊपर से अलग से टैंक, कि हमें इसको डायरेक्टली ओपन ना करना पड़े। तो उसके लिए ओपन फिर ना हमें करना क्या पड़े। करना पड़ेगा कि इसको ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। जी सर। अब भी तो इसको कोई सॉल्यूशन फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, अगर मेरे को समझ में आएगा तो फिर मैं बता दूँगा। तो सर मैं आप हम लोग जैसे अगर कुछ पूछते हैं सर तो वहाँ पे ये तो बोल लगभग सकते हैं आधा ना भर जाता है, ऐसा बोल देना जब आइडियली, जब हम बाहर से हाँ, ठोक के देख लेते हैं लगभग आधा, हाँ। आवाज़ भी तो अलग आएगी ना इसको बाहर से ठोक के देखेंगे तो लगभग आधा भर जाता है, तब हम इसमें 1/4 ऊपर से सॉल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है सर। है ना? वही कर गुड ठीक सकते है, हैं इवनिंग थैंक जितना यू। सर। कर सकते हैं। जी। सर मैं कह रही थी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पर डिलीवरी मतलब हमने एक बार नोट कर लिया था कि पर डिलीवरी जो है ये 3/4 भर जाता है, उसके बाद हम लोग ब्लीचिंग डाल के और पर डिलीवरी पे हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। आप ये भी कर सकते हैं कि आपको एक डिलीवरी से आइडिया लग जाएगा कि एक डिलीवरी के बाद में कितना लिक्विड वेस्ट आएगा। तो ये आपके यहाँ के लिए सही है, लेकिन लैब वालों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अपन वो जी। आपका एक आप टेम्परेरी जो भी व्यवस्था कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं। परमानेंट ओके सॉल्यूशन तो सर। नहीं है ये। आइडियली तो इसको होना भी नहीं चाहिए, आइडियली तो ईटीपी, एसटीपी होना चाहिए। और सर क्योंकि सर इसका हम लोगों अपने के यहाँ को पे अच्छा जी। अपने यहाँ तुम शायद एक प्रॉब्लम है वो मैं डिस्कस करूँगा, उसको छोड़ दो। आपका कनेक्शन नहीं है शायद, है ना? इशरत अपना कनेक्शन है नहीं है ना शायद ब्लड बैंक का उधर? सर कनेक्शन तो है बट वो ना लूज कनेक्शन है तो उससे ना पूरा वाटर जो है ना जो चलो मैं हमारे सिंक अपन का उसको वाटर है ठीक है, अपन ड्रेन उसको हो जाता दिखवाते है हैं। बाहर की तरफ। कल दिखवाते हैं ठीक है? सर कल संडे है। नहीं तो कल हमारी तो ड्यूटी है। चलो छोड़ो अभी हाँ ये सर मेरी भी ड्यूटी है, मैं हो आ जाएगा। जाऊंगी। छोड़ो, छोड़ो इसको छोड़ो। टॉपिक जी अपन सर। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके सर। सर भी आ जाऊंगा। तो ये अपन ने लिक्विड वेस्ट को मैनेजमेंट का तरीका देखा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला ये पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस मेरे हिसाब से कई बार देख चुके हैं। इसको फिर भी एक बार एक एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं इसको ना आज पढ़ रहा था जो मेरे पुराने वीडियो थे उसमें कई बार मैंने बोला है कि सोप का और इन सब का चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना था चाहिए। लेकिन जब मैं ये स्वच्छता गाइडलाइन पढ़ रहा था यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे वाटर एंड सोप लिखा हुआ है कि वाटर आप सोप से वॉश करना है और मैं माफ़ी चाहूँगा मैंने जहाँ भी जो भी बोला होगा कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ हैंड वॉश में सोप और डिसइन्फेक्टेंट और इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी मैं इसको इसलिए मैंने इसको आज रखा फिर से आज मैं पढ़ रहा था तो मैंने ध्यान दिया इसमें। वो तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहेगा उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है या फिर निडिलिस्टिक इंजरी के बाद में हमें क्या करते हैं वो सारी चीज़ ये दोनों चीज़ें हो सकती है। तो पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस पीईपी बोलते हैं इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी हेल्थ केयर पर्सन्स आर एट द रिस्क ऑफ एक्सपोज्ड टू द ब्लड एंड बॉर्न पैथोजेंस मतलब कि ब्लड्स के जो भी पैथोजेंस होते हैं ब्लड से फैलने वाली बीमारियों से कोई फैलने का खतरा हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को होता ही है। तो अगर हम किसी प्रकार से इस पे उसी खतरे को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस रिफर एज द कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट गिवन टू द मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर टू द ब्लड बॉर्न पैथोजेंस लाइक एचआईवी एचबीवी और एचबीवी एंड एचसीवी हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी एंड एचआईवी से के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने का खतरे को कम करता है। अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो है क्या करता है अगर हम किसी के ब्लड के संपर्क में आ गए हैं या फिर उसके किसी भी फ्लूइड के दूसरे फ्लूइड के संपर्क में आ गए हैं, तो क्या होगा कि हमें 2 चीज़ें 2-3 बीमारियाँ बहुत खतरनाक वाली होने का खतरा है।
हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हमें हेपेटाइटिस सी हो सकता है और HIV हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि उससे बचने के लिए कुछ प्रोफाइलेक्टिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस कहेंगे। अब ये कैसा हो एक्सपोजर कैसा हो सकता है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से कोई भी अगर ब्लड सामने वाले का फ्लूइड कांटेक्ट में आ जाए, उसको भी उसके बाद भी हमें सेम प्रक्रिया अपनाना है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस वाली प्रक्रिया अपनाना है। और अगर हमारा ब्लड भी सामने वाले के किसी भी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाए, हम किसी को सुई लगा रहे थे, सुई लगने के बाद में हमारे उस हाथ में ही वो चुभ गई, या फिर हम कहीं एक्सट्रैक्शन कर रहे थे या फिर कोई सर्जरी कर रहे थे और शार्प इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में लग गया, तो क्या हुआ, उसमें ब्लड लगा हुआ था सामने वाले पेशेंट का, तो वो हमें आके लग गया। अब हमें क्या हो गया कि उसका ब्लड हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ गया है, तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है और उसको भी हो सकता है अगर हमारा ब्लड उसको लग जाए तो। ठीक है, दोनों में हो सकता है। कैसे, अगर हमारा ब्लड या हमारा फ्लूइड कोई भी उसको लग जाएगा, पेशेंट को लग जाएगा, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, या उसका कोई भी फ्लूइड हमारे म्यूकोसा मेम्ब्रेन से टच हो जाए या हमारे ब्लड में से कांटेक्ट में आ जाए, तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे हो सकता है, स्किन के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्सीडेंटल एक्सपोजर। एक्सपोजर के लिए 5 स्टेप है। मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोजर साइट, पहले हम एक्सपोजर साइट को मैनेज करेंगे। इसके बाद में फिर दूसरा स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ और पीपी, कि पीपी उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक किट में जो टैबलेट होती है, ARV एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होती है उसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट करना है कि क्राइटेरिया देखना है कि सामने वाले को पीईपी की जरूरत है या नहीं, सीधी सी बात है। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा कि पीईपी खिला तो रहे हो, लेकिन आप क्या बोल के खिलाओगे भाई सामने वाले व्यक्ति को। मैं हूँ अस्पताल में काम कर रहा था, मेरे को निडल स्टिक इंजरी हो गई, अब मेरे को डर लग गया बहुत जोर से कि मेरे को पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी, है ना। तो फिर मुझे को समझाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो नहीं नहीं कोई ये दवाई खा ले भाई, ये इस दवाई खाएगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो उसके लिए इसी स्टेज के लिए कि ये काउंसलिंग करना जरूरी है सामने वाले व्यक्ति की, कि ये टैबलेट लो, इसके ये सिम्टम होते हैं, इससे ये फायदा होगा, तो काउंसलिंग फॉर द पीईपी। अगला प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द पीईपी एंड आखिरी लेबोरेटरी इवोल्यूशन ऑफ द पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बोथ, मतलब दोनों का ही अपने को लेबोरेटरी इवोल्यूशन करेंगे, इसके बाद फॉलो अप करेंगे। 6 स्टेप होते हैं ये टोटल। फिर आखिरी क्या होगा, फॉलो अप होगा जो 3 महीने बाद होगा, या फिर अपने को पहले कई कुछ कंडीशंस में हर हफ्ते भी करना हो सकता है, कुछ कंडीशंस में अपने हर तीसरे दिन भी बुला के पेशेंट को कुछ समय तक देखना होता है। अगर ज्यादा पेशेंट घबराया हुआ है, जिसको निडल स्टिक इंजरी हुई है, तो उसको हमें हर तीसरे दिन बुलाकर भी काउंसलिंग करना पड़ सकता है। तो मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ जल्दी। पहले भी अपन देख चुके हैं, तो बहुत वाले कुछ है देखना है नहीं है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस यानी कि हम काम कर रहे थे, काम करते समय एक सामने वाले का ब्लड का बूंद उछक के हमारे आंख में चला गया, या फिर हमें कोई भी फ्लूइड लिक्विड उसका जो सामने वाले का बॉडी फ्लूइड है वो उछक के हमारे आंख में चला गया, मुंह में टच हो गया, मतलब हमारे क्या होगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन से टच हो गया। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है। या फिर सामने वाले का निडल हमें लग गया, तो उसका फ्लूइड हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। इस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग चीजें हैं। स्किन के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी स्क्रब नहीं करेंगे, एंटीसेप्टिक का यूज नहीं करेंगे, स्किन को वॉश नहीं करेंगे, ब्लीच, क्लोरीन, अल्कोहल बेस्ड, बीटाडीन, इन सब का उपयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें केवल उसको क्या करना है, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं लेके जाना है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जहां पे हमें सुई चुभी है उसको नीचे हाथ को लटका के सीधे नल के नीचे लेके जाएंगे, और वाटर एंड सोप से वॉश कर सकते हैं। सोप अकेला बोला है, ठीक है, सोप से आप वॉश कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें कर्सर दिख रहा है यहाँ पे, सोप एंड वाटर लिखा हुआ है, इससे आप वॉश कर सकते हैं। डू नॉट स्क्रब, डू नॉट स्क्वीज, और डू नॉट यूज एंटीसेप्टिक कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अपने को यूज नहीं लगाना है, स्क्रब नहीं लगाना है, स्किन वॉश नहीं लगाना है, जैसे कि ब्लीच या क्लोरीन सॉल्यूशन या अल्कोहल बेस या बीटाडीन बेस, ये सब चीजें नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपके अनब्रोकन स्किन है, मतलब आपको शार्प कट नहीं हुआ है, अंदर पेनिट्रेट नहीं किया है, तो वॉश करेंगे एरिया को इमीडिएटली। फिर डू नॉट यूज एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और डू नॉट स्क्वीज द इंजर्ड साइड, मतलब आप उसको दबा के ब्लड को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको उंगली को मुंह में डाल के और ब्लड को सक करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ये स्किन के बारे में हो गया। स्किन में क्या करेंगे, कुल मिला के हाथ को अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं ले जाएंगे, ग्रेविटी के अनुरूप रख के नल के नीचे ले जाके वॉश कर लेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। फॉर आई, अगर आई में अगर कोई चीज चली गई है तो क्या करेंगे, अपन सीधे बैठ जाओ बगल वाली चेयर, एक चेयर पे बैठ जाओ ऊपर सर करके, और बगल वाले को बोलो, आपके साथी को, कि हमारी आंख में आप नॉर्मल सेलाइन या फिर वाटर डालो और उससे वॉश कर लेंगे। ठीक है, सेलाइन भी डाल सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन, और सामान्य पानी से भी आप वॉश कर सकते हैं। तो आप तब तक वॉश करेंगे जब तक कि वो पूरा गंदगी वहां से नहीं निकल जाए, या आपको बर्निंग सेंसेशन फील होना बंद ना हो जाए, तब तक आप उसमें पानी डालते रहेंगे आंख में। ठीक है, और आपने अगर कांटेक्ट लेंस वगैरह पहना हुआ है तो कांटेक्ट लेंस को पहने रहेंगे, उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो कांटेक्ट लेंस एक बैरियर का के तरह काम करेगा उस कंडीशन में जबकि आपके आंख में किसी का, सामने वाले का फ्लूइड कोई उचक के चला गया है। ठीक है, तो आई कांटेक्ट लेंस को नहीं निकालेंगे आप, सिंपल आप उसमें पानी से वॉश करेंगे आई को, और जब आई पूरी तरह से वॉश हो जाएगी तब आप कांटेक्ट लेंस को निकालेंगे। ठीक है, डू नॉट यूज सोप और डिसइंफेक्टेंट ऑन आई, आंख को साबुन से नहीं धुलना है। ठीक है, और डिसइंफेक्शन टेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक, नहीं तो और बर्निंग होएगा। इसके बाद माउथ में अगर कोई चीज चला गया है, कोई सा फ्लूइड अगर हमारे मुंह पे चला गया है, तो क्या उस समय पे क्या करेंगे, स्पिट द फ्लूइड इमीडिएटली, उस फ्लूइड को थूक देंगे, फिर रेंस माउथ थ्रोली, पूरे मुंह को अच्छे से सेलाइन से आप वॉश कर सकते हैं या सिंपल पानी से आप वॉश कर सकते हैं। कोई भी माउथ वॉश को यूज नहीं करेंगे, कोई भी सोप का या डिसइंफेक्टेंट का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप सिंपल वाटर से या फिर सिंपल सेलाइन से आप धुल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, माउथ को वॉश करेंगे। ये पहला स्टेप हुआ है। केवल अभी हम इमीडिएटली क्या क्या उस स्टेप पे कर रहे हैं, पहला स्टेप ये है। जैसे यहाँ पर डू एंड डोंट्स लिखे हुए हैं, वो आप रिमूव, ग्लव्स पहना है तो उसको उतार देंगे, फिर वॉश करेंगे हम एक्सपोज साइड को रनिंग वाटर में, इरिगेट विद द वाटर और सेलाइन, अगर आंख में और मुंह में गया है तो वो अच्छे से इरिगेट करेंगे, फिर वॉश करेंगे स्किन को सोप एंड वाटर से, पानी से और साबुन से हम स्किन को वॉश कर सकते हैं। फिर डरना नहीं, क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, प्रिक द फिंगर इन माउथ, माउथ के अंदर फिंगर को नहीं लेके जाना है, डू नॉट स्क्वीज द वुंड, वुंड को दबाना नहीं है, कोई भी ब्लीच, क्लोरीन सॉल्यूशन, एल्कोहल बेस या बीटाडीन बेस या किसी भी एंटीसेप्टिक या डिटर्जेंट्स का उपयोग नहीं करना है घाव के ऊपर। ठीक है, अदर एंटीसेप्टिक और डिटर्जेंट ऑन द वुंड, घाव अगर बड़ा है तो उसके ऊपर हमें किसी भी एंटीसेप्टिक और डिटर्जेंट का उपयोग नहीं करना है। केवल स्किन के लिए बात हो रही है, स्किन को अगर स्किन में केवल निडल वो हुआ है, स्किन में अगर हुआ है तो स्किन को सोप एंड वाटर से अपन वॉश कर सकते हैं। ये क्लियर कर दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द, अब हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि किस वाले व्यक्ति को पीईपी की जरूरत है या नहीं है। मतलब देखो, इसको छोड़ दो, अब सिंपल सी बात है, पहला चीज हमने क्या किया, वाटर से धो लिया और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया। अब हम क्या करेंगे, खुद का और सामने वाले का, दोनों का, पेशेंट का और हमारा खुद का, दोनों का एचआईवी और एचबीएसएजी का टेस्ट लगाएंगे, मतलब हेपेटाइटिस बी और एचआईवी का टेस्ट लगाएंगे। आप किट से भी लगा सकते हैं इमीडिएटली। ठीक, वो दोनों का टेस्टिंग करेंगे, रिपोर्ट करेंगे आपके नोडल अधिकारी को, और आपके जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे वो उसके नोडल अधिकारी, एक चिकित्सक को डेजिग्नेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे लिए कि निडिलिस्टिक इंजरी के लिए कौन चिकित्सक से आप संपर्क करेंगे, नोडल अधिकारी आप उसको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे ही निडिलिस्टिक इंजरी हुई है उस समय हमने हैंड वॉश करने, उसको रनिंग वाटर में वॉश करने के बाद में पेशेंट का भी टेस्ट करवाएंगे और हमारा भी टेस्ट करवाएंगे, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी का। ठीक, अगर रिपोर्ट आने में 2 घंटे से अधिक का समय लग रहा है, 2 घंटे से ज्यादा का समय अगर आपको लग रहा है तो आप इमीडिएटली ये शुरू कर देंगे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक किट आती है आपके पास में, रखी होगी आईसीटीसी सेंटर में, वो इसमें हेपेटाइटिस, ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एआरटी का दवाइयां होती हैं, वो आपको शुरू कर देना है 2 घंटे के अंदर। किसके लिए, first dose PP should be administered within the first few hours for the HIV exposed and 24 hour for hepatitis B exposure। 2 घंटे से पहले आपको शुरू करना है HIV के लिए, और हेपेटाइटिस बी के लिए आपको 24 घंटे से पहले। कुल मिला के 2 घंटे से अगर अधिक का समय आपको लग रहा है
तो आप उसको पीईपी की फर्स्ट डोज ले शुरू कर देंगे, ठीक? और ये बिना चिकित्सक के सलाह के आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यहाँ पर कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था, मंडीदीप से था कि बच्चे को निडिलिस्टिक इंजरी हो गई थी और फिर पूछा भी था उनने, तो मैंने कहा था कि आप पीडियाट्रिशियन से आप पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली पीईपी का बच्चों के लिए डोज़ नहीं पता है लिटरली। तो उसके लिए वो या तो हमें गाइडलाइन फ़ॉलो करना पड़ेगा, कौन-सी नाको वाली गाइडलाइन को फ़ॉलो करना पड़ेगा, या फिर आपके संबंधित पीडियाट्रिशियन भी उसको बता सकते हैं या फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट बता सकते हैं, ठीक? फिर हम क्या करेंगे, ये समझ में आ गया है पीईपी कब शुरू करना है, 2 घंटे से पहले शुरू करना है। अगर आपका और पेशेंट का और आपका खुद का दोनों का रिपोर्ट एचआईवी और एचबीएसएजी का रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है 2 घंटे से पहले, आप जैसे ही निडिलिस्टिक इंजरी हुई, जैसे ही आपको पोस्ट एक्सपोज़र हो गया, तो हमने क्या किया कि तुरंत से आपने टेस्ट करके देख लिया एचआईवी के लिए और एचबीएसएजी के लिए। अगर 2 घंटे से पहले में रिपोर्ट आ गई है, तो आपको कोई दवाई नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल पेशेंट की डिटेल रखना है और 3 महीने के बाद में आपको दोबारा से टेस्ट करवाना है, खुद का भी और सामने वाले का भी, दोनों का भी, पेशेंट का और खुद